मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक जो पूर्व में हम चला रहे थे, जिसका वीडियो आपको जारी किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, उसी का अंतर्गत हम ले रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समावयता हम कहते हैं विभिन्न रूप, यानी जिनके अंदर हम कह सकते हैं फिजिकली और केमिकली डिफ्रेंशिएट कर सकें और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो हम करें समान हों। ऐसे कंपाउंड की हम बात करें कौन से कोऑर्डिनेशन में, तो कितनी प्रकार की समावयता उसके अंदर पाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिया, यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल का CH3 CH2 CH2OH अर्थात C3H8O। इसमें कितने स्ट्रक्चर हमारे सामने आ सकते हैं, आप देखिए। एक तो ये बन गए हमारे पास प्रोपेनॉल, दूसरा ये स्थिति हो सकती है, ये हम HH बॉन्ड बना रखे हैं सारे, सेकेंडरी पे कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए, और थर्डली क्या हो सकता है CH3 CH2 OCH3 मिथॉक्सी इथेन। ये हो सकता है। तो तीन हमारे पास स्ट्रक्चर इसके सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इनका फॉर्मूलाज क्या है C3H8O। तीनों में वही चीज़ आ रही है, 1 2 3 तीन कार्बन है, सब में हाइड्रोजन वही 8 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन अलग अलग है। देखिए ये हम कह सकते हैं प्रोपेनॉल प्राइमरी एल्कोहल में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिथॉक्सी एथेन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनके आइसोमर्स कहलाते हैं, समावेवी, और ये परिघटना क्या है इसकी, समावेयता। अब देखिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो दो प्रकार की समावेयता हमारे सामने है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो प्रकार की समावेयता हमारे सामने है। स्ट्रक्चरल नाम से भी संबोधित है, यानी उसकी संरचना में परिवर्तन, उसके बॉन्ड में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल पहला हम ले आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। देखिए CONH3 और 6 हमारे पास कंपाउंड है, और हो सकता है इसमें हम दूसरा ये कहें एक बार CONH3 होल 6SO4। ये हमने एक कंपाउंड लिया कॉम्प्लेक्स, और Br। इसमें दूसरा क्या बना सकते हैं हम, CONH3 होल 6 Br और SO4 हमने बाहर ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, SO4 Br, SO4 और Br एक कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं कि Br जो है वो प्राइमरी वैलेंसीज की तरह कार्य कर रहा है, जबकि सल्फेट SO4 आयन जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसीज की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ हम बात करें तो आप देखिए Br जो है वो सेकेंडरी की तरह कार्य कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर क्या अंतर आ रहा है कि आयोनाइजेशन के अंदर एक लिगेंड का अंतर परिवर्तन हो रहा है, तो ये कहलाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म नाम से संबोधित है क्या, H2O ग्रुप जिसमें, यानी COH2O होल 6 और Cl3। अब क्या होगा, इसका दूसरा रूप हम क्या लिखें, COH2O होल 5 Cl2H2O। फिर क्या लिख सकते हैं इसका हम, COH2O होल 4 Cl2H2। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हाइड्रेट H2O जो है वो देखिए आप यहाँ लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे संयोजकता के रूप में काम आ रहा है प्राइमरी में बाहर की ओर। तो ये क्या कर रहा है कि हाइड्रेशन अर्थात
हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, जिसमें जल का अणु जो है वो दोनों तरीके से कार्य कर रहा है, ये कहलाती है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसके पश्चात आती है तीसरी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है? दो प्रकार से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, जैसे CONS3 एक ले लें, मान लीजिए क्रोमियम CN6 इस रूप में ले लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा क्या बन सकता है कि CO के साथ CN कॉम्प्लेक्स बना दें और इधर CR के साथ NH3 का कॉम्प्लेक्स बना दें। इसका मतलब ये क्या रहा, कोऑर्डिनेशन दोनों अलग कॉम्प्लेक्स है और दोनों के अंतर मेटल के साथ जो लिगेंड लगे हुए हैं उनका अंतर परिवर्तन करके हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, जैसे HCN को हम ले सकते हैं, NO2 को हम ले सकते हैं, तो क्या करेंगे हम CONS3(5)NO2, ये एक एग्जांपल आपने लिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, NO2 के अंदर, इसका मतलब कोबाल्ट के साथ नाइट्रेट के साथ क्या है, ये नाइट्रोजन का अटैचमेंट है। किसके जुड़ रहा है? नाइट्रोजन से। और दूसरा हम ले रहे हैं CONS3(5)ONO। यहाँ क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है। तो लिगेंड ऐसे जो दोनों तरीके से कार्य कर रहा हो, सल्फर के साथ जुड़ रहा हो या साइनाइड नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा हो। दूसरा, नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट हो या ऑक्सीजन के साथ, इस प्रकार कहलाते हैं। ये होते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। इसको अपन देखें एक बार, चारों में देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में क्या है? मॉलिक्यूल्स विद द सेम नंबर ऑफ द सेम एटम, यानी वही समान एटम। जैसे हमने कहा प्रोपेनॉल के अंदर एग्जांपल लिया था हमने, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर सेम था, बट क्या था, डिफरेंट अरेंजमेंट, उनके स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट में परिवर्तन था। ये 4 प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म गिव डिफरेंट आयंस सॉल्यूशन। जब आयंस डिफरेंट हो, यहाँ देखिए NH3(5) Br सल्फेट का लिया हमने। तो एक एग्जांपल हमने अमोनिया हेक्सा कंपाउंड भी लेकर किया था। तो यहाँ देखिए ब्रोमीन और यहाँ क्या हमारे सल्फेट, दोनों के अंदर अगले में देख रहे हैं सल्फेट जो है सेकेंडरी यानी लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, ब्रोमीन जो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी की तरह कार्य कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? डिफरेंट आयन जब सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो ये कहलाती है आयोनाइजेशन आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ले रखा है। दूसरा हमारे पास क्या आता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी व्हेन केटाइन और एनाइन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी सपोज टू इंटरचेंजेज। यानी ये देखिए कोबाल्ट NH3(6), क्रोमियम साइनाइड का हेक्सा साइनो कंपाउंड ले रखा है। चेंज क्या हुआ? कोबाल्ट के साथ साइनो कंपाउंड यहाँ आ गया और अमोनिया किसके साथ चला गया? क्रोमियम के साथ। तो वेन केटाइन एंड एनाइन, यहाँ केटाइन की तरह कार्य कर था, ये एनाइन था। एनाइन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स का पार्ट केटाइन और एनाइन में है, कैन बी सपोज टू इंटरचेंजेज, तब क्या हो जाते हैं? वो इंटरचेंज हो जाते हैं और एक दूसरे को परिवर्तित कर लेते हैं। नेक्स्ट था अपना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या था? वेन ए केटाइन एंड एनाइन आ गया, ये था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अराइजिंग फ्रॉम ए रिप्लेसमेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड ग्रुप बाय वाटर, मैंने कहा H2O ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है और वो क्या कहलाता है? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रोमियम में Cl3(6H2) का ने कॉम्प्लेक्स बनाया CrH2(6Cl3). यहाँ पे आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल कितने लिगेंड में है? 6 लिगेंड है। यहाँ पे देखिए 5 लिगेंड है और एक क्लोरीन इसके साथ आ गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे 2 लिगेंड हमने कम कर दिए वाटर के, जो बाहर चले गए, और यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अराइजिंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड ग्रुप बाय ए वाटर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का कोऑर्डिनेटेड ग्रुप में चेंजेज होना क्या कहलाता है? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट था लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? वेन ए लिंकेज लिंक्ड, कौन सा लिगेंड का? हैज
टू डोनर एटम सो इट मे कोऑर्डिनेटेड एनी एटम्स, यानी जब हमारे पास ऐसा लिगेंड उपस्थित है जिसके अंदर दो डोनेटर ग्रुप हों, NO2 में मैंने बताया नाइट्रोजन डोनेट ग्रुप है, ऑक्सीजन डोनेट ग्रुप है, तो यहाँ पे जैसे NO2 माइनस में दिखाया ONO माइनस, इसका मतलब एक जगह नाइट्रोजन से अटैचमेंट हो रहा है, दूसरे में O से। इसी प्रकार से SCN में यहाँ पे CN ग्रुप का है, यहाँ पे S ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये सल्फर से जुड़ा हुआ है। ये सब क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं, जो दोनों तरीके से इनके एटम जो है वो लिगेंड में कार्य कर रहे हैं और डोनेट करने का। फॉर एग्जाम्पल देखिए CONH3 हमने लिया, ये देखिए NO2, इसका मतलब यहाँ पे लिगेंड का जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन जो है वो कोबाल्ट के साथ अटैच हो रहा है सीधा। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट है, न कि नाइट्रोजन का, तो ये क्या कहलाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये एक पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है जिसके अंदर की इन पोजीशन को भी हम चेंज करके एक प्रकार की आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर हमारे पास वही है, उतने एटम हैं, उतने ही हमारे पास एलिमेंट हैं जितने लेके चले हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट बना हुआ है। ये इसी का एग्जाम्पल ले रखा हमने। इसके बाद आता है हमारे पास, ये हमने दिखाया, देखिए लिंकेज वाला आपको वापस देखिए, यहाँ पे ONO यहाँ से O से जोड़ रखा है, यहाँ पे इसको नाइट्रोजन से जोड़ रखा है। इसका मतलब लिंकेज में जिस प्रकार का क्या है, व्हेन लिगेंड कैन बाइंड इन डिफरेंट वेज, यानी जो लिगेंड जो है वो डिफरेंट वेज से बाइंड हो रहा है, एक जगह नाइट्रोजन से हो रहा है, एक जगह ऑक्सीजन से हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिए आगे आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, द एटम हैव द सेम बॉन्डिंग पैटर्न बट आर अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंटली इन 3D स्पेस। अणुओं की आकृति पर निर्भर करता है और इसकी आकृति धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर पे निर्भर करती है। देखिए ये हमारे पास दूसरे टाइप की ले रहे हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो यहाँ पे क्या है, इसको 3D रूप में हम ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, 3D। तो अणुओं के ओरिएंटेशन में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ भी देखिए दो प्रकार के हमारे पास आइसोमेरिज्म बनती है। एक तो GI आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल, और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दो प्रकार के आइसोमेरिज्म यहाँ पढ़ेंगे हम। तो देखिए पहले हम क्या बताया हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए अब देखना ये पड़ेगा हमने कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, जिसको हम कहते हैं GI। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास नंबर ऑफ GI क्या है, नंबर ऑफ GI क्या है, या वो कॉम्प्लेक्स GI शो कर रहा है यस या नो, ये दोनों चीज़ हमें देखनी पड़ेंगी। और ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो ये हमारे पास मेटल है, ये दोनों लिगेंड लगे हुए हैं, कैसी फॉर्म है, लीनियर, और 180 डिग्री का। तो यहाँ लीनियर के अंदर आप देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है, नहीं हो रही है। जब समान हो, जब समान स्थिति है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर नहीं आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में आप देखिए, ये लिगेंड लगे हुए हैं हमारे पास, 120 डिग्री कोण एंगल। तो यहाँ पे भी स्थिति क्या हो जाएगी, जब एक समान कोण सब में है, एक समान बॉन्ड एंगल है, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब 4 के अंदर दो प्रकार के स्थितियाँ बनती हैं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं तब दो प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी। कौन कौन सी, एक बनेगी टेट्राहाइड्रल पोजीशन, और एक बनती है स्क्वायर प्लेनर पोजीशन। अब देखना आपको टेट्राहाइड्रल के अंदर क्या स्थिति है।
टेट्राहेड्रल में मैंने पहले बताया आपको, देखिए मान लीजिए ये कोई मेटल हमारे पास Ma4 की हम बात करें, ये स्थिति हमारे पास है A। तो पहले हमने रूल पढ़ा था क्या कि जब समान हैं, टेट्राहेड्रल में क्या है 109 डिग्री 28 सेकंड का हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, और सभी में बराबर है, यानी कैसे भी घुमा लो उसको, सब में एंगल क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो जब एंगल समान है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं पाई जाएगी। इसके पश्चात स्क्वायर प्लेनर की बात करें, स्क्वायर प्लेनर में क्या है हमारे पास, एक प्लेन में बात हम करते हैं कि प्लेन के अंदर हमारे पास ये क्या है, लिगेंड लगे हुए हैं, इनकी स्थिति क्या है। अब लिगेंड में हो सकता है आपके पास सिस और ट्रांस, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये A और ये A ले ले, B और B, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, ट्रांस स्थिति पे आ रही है। और अगर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, A, B और B, ये स्थिति आ जाती तो क्या हो जाती, सिस फॉर्म में स्थिति बन जाएगी। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर के अंदर दो तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इसके पश्चात आता हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या, फॉर एग्जांपल Ma6, तो यहाँ पे भी आप ग्रुप बनाएंगे, इसके क्या क्या बन सकते हैं, A हो सकता है, दूसरा ग्रुप AA, और तीसरा ग्रुप भी क्या हो सकता है, AA। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है यहाँ पे और दूसरी। तो यहाँ क्या कहेंगे कि GI इसमें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। जब मैंने कहा था आपको कि एक समान ग्रुप हैं तो वहाँ पे GI जो है वो नहीं पाई जाएगी। इसके पश्चात Ma5B, तो यहाँ क्या क्या बन सकते हैं, AA, सीरियल वाइज इसलिए आप AA, और क्या बन सकता है, AB। जहाँ ये दे रखा उसी के अनुसार चलिए, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी क्या स्थिति बन रही है, एक समान स्थिति हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी GI जो है वो नहीं बनेगी। ऑप्टिकल में, स्टीरियो में भी हम देख रहे हैं, इसके साथ ऑप्टिकल का फिर देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे GI हमारे पास नहीं बन रही है। नेक्स्ट Ma4B2, इसमें क्या क्या हो सकता है, AA, ठीक है, AB, और क्या बन सकता है, AB, 2, 3, 4 और 2। यहाँ क्या स्थिति है, फिर एक समान आ रहा है एक। तो जब एक समान कोई लिगेंड आ जाते हैं तो वहाँ पे GI की संभावना खत्म हो जाती है, GI नहीं बनेगी। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप Ma3B3, क्या बनेगा, AB और AB, ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने से क्या आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ भी GI जो वो नहीं बनेगी। उसके पश्चात Ma2B4 और आगे ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पे इतना ही समझना आपको कि जब समान ग्रुप आ रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे GI की संभावना खत्म हो जाती है, GI नहीं पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, पहले इसको समझ लें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये दो चीज़ हमें देखनी पड़ेंगी कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। यहाँ पे चीज़ हमें दिख देंगी। इसको हम एक और ले तरीका, ये मान लीजिए हमारे पास, और यहाँ पे ये निकल प्रिज्म हमारे पास है।
क्या है, निकल प्रिज्म। निकल प्रिज्म से जैसे इनकी किरणें प्रवेशित होती हैं और हमें एज सच वैसी ही जैसी पूर्व में थी प्राप्त होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई परिवर्तन इसका मतलब नहीं हो रहा है, यानी कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक संभावना। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे प्रवेश करने के पश्चात कुछ रोटेशन शुरू हो गया, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं था, यहाँ पे रोटेशन शुरू हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और जब ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो दो प्रकार बनते हैं इसमें, डी और एल, डिओ रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये कहलाता है लीवो रोटेटरी। तो दो स्थिति बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव को पहले हम चेक करेंगे। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है यानी जो पहले था वैसी की वैसी स्थिति है, सुपर इम्पॉसिबल है, सुपर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, और एक है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो सुपर इम्पोजेबल है, इसका मतलब उसके अंदर एक्टिविटी नहीं होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हो सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है लीवो रोटेटरी हो। तो निकल प्रिज्म से निकलने के पश्चात हम इसकी ऑप्टिकल स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम देखेंगे इसको, ये हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने कहा था, हैव लिगेंड्स एट डिफरेंट लोकेशन रिलेटिव टू वन अनदर, यानी उसकी लोकेशन क्या है, अलग अलग है और एक दूसरे से रिलेटिव है। देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन अकर फॉर ऑक्टाहाइडल एंड स्क्वायर प्लेनर बट नॉट टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। क्यों, इसका मैंने रीज़न बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड समान है, बंद कोण समान है, क्योंकि इसको कैसे भी घुमा लें तो बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री का ही आएगा, बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जहाँ पे बॉन्ड एंगल एक समान हो और समान बंद कोण जहाँ बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जीआई की संभावना खत्म हो जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। दूसरा केस था हमारे पास स्क्वायर प्लेनर का। स्क्वायर प्लेनर में क्या है, वर्ग समतलीय आकृति में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में 4 समूह अभिक्रियाशील होते हैं और ये समूह क्या करते हैं, उसी एक ही तल में होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें केंद्रीय परमाणु होता है। इसमें जीआई पाई जाएगी लेकिन प्रकाश से समन्वयता नहीं पाई जाएगी। जीआई तो होगी लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल हमने पहले भी उसमें Ma4 ये स्थिति बन रही है, तो दोनों क्या सेम ग्रुप हैं। मैंने इसका ग्रुप बनाया, पॉसिबिलिटी क्या AA यानी बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की यहाँ पे संभावना नहीं होगी। Ma3B में हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे भी Ma3B का यानी यहाँ भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी, क्योंकि क्या ये समान स्थिति बन रही है। Ma2B2 में भी AABB या ABAB, तो एक ग्रुप तो हमारे पास ये बन गया, दूसरा ये बन गया। इसका नंबर ऑफ जीआई कितनी हो गई हमारे पास, नंबर ऑफ जीआई 2, क्योंकि 2 ग्रुप बन रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे 2 ग्रुप सेम नहीं आ रहे हैं, AA का नहीं आ रहा, AA आ रहा, BB आ रहा, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा AB का ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई तो 2 हो जाएंगे। देखना यहाँ टर्म्स में क्या बताया आपको, ट्रांस और सिस की बात की थी। यहाँ देखिए ये दोनों ट्रांस स्थिति में है, BBAA, यहाँ पे दोनों एक ही साइड में है, तो क्या कहलाता है, सिस फॉर्म के अंदर बनती हैं। MACD की बात हम करें, इसके ग्रुप क्या बन जाएंगे, पहला MA, दूसरा CD, एक तो ये बन गया, दूसरा A के बाद C ले लीजिए, AC और BD, तीसरा AD और BC, यानी यहाँ पे क्या 3 ग्रुप बन गए और तीनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो क्या बनेगा,
टोटल क्या हो जाएंगे GI 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 3 तरह की GI हो बनेगी। तो आपको एग्जाम्पल कोई भी ऐसा दे दे, मान लीजिए मेटल दे दिया, 4 आपको विभिन्न प्रकार के मोनोडेंटेड लिगेंड आपको दे दिए गए, तो आप उसकी सहायता से इसकी GI जो है वो निकाल सकते हैं कि उसमें GI पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। उसके बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशीय समायोजकता। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी यहाँ से नॉन सुपर इम्पॉसिबल हों तब तो है स्थिति। देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा निकल प्रिज्म से ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा अप में था वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई। सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो आप देखिए कुछ रोटेशन प्रारंभ हो गया इसका इस ओर, तो ये क्या कहलाएंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए हैं। तो ये 2 प्रकार की होंगी, लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पे देखिए MA4 टाइप का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देखें विन्यास में, तो देखिए मैंने कहा था एंगल तो समान है, पर वो तो हो गया अपने पास जियोमेट्रिकली बात। अब हम कर रहे हैं ऑप्टिकली। ऑप्टिकली है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब में जब हम इसका अवक्षेप लेंगे तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर सुपर इम्पॉसिबल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी, और अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके अंदर पाई जाएगी। तो पहले में आप देख रहे हैं चारों ग्रुप एक समान है, तो उसको किसी भी रूप में घुमा लें तो क्या हुआ, दर्पण प्रतिबिंब अगर रूप लेंगे तो सुपर इम्पॉसिबल है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। दूसरा देखिए MABCD टाइप का, यानी चारों लिगेंड क्या डिफरेंट टाइप के। अब यहाँ देखिए आप इसको जब हमने मिरर इमेज इसकी ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे B की जगह C और C की जगह क्या आ गया B, यानी B कहाँ चला गया, आगे चला गया, C क्या आ गया, पहले आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट सुपर इम्पॉसिबल या कहें नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, तो बोथ आर नॉट सेम। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल, तो दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद देखिए बाइडेंटेड लिगेंड की मैंने बात बताई थी, वहाँ देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इफ एन इमेजिनरी है पेयर्स दोज द मॉलिक्यूल्स इफ वी गेट 2 इक्वल हाफ, दोनों क्या है, जब इक्वल हाफ है देन द मॉलिक्यूल हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री में होंगे। इट मॉलिक्यूल आर प्लेन ऑफ सिमेट्री दे इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अदर हैंड में क्या कर सकते हैं, द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वो सिमेट्री में नहीं दिख रहे। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और 2 प्रकार से दिखाएगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा लिवो रोटेटरी। यहाँ पे हमने बाइलिगेंड वाली बात की, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए ऑक्टाहेड्रल के अंदर आप देख रहे हैं AA का होल क्यूब, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी या नहीं। तो एग्जाम्पल ये अपने अष्टकफली की आकृति में 2 प्रतिबिंब रूप हो सकते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होने वाले नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, नो GI, यहाँ भी GI शो नहीं करेगी। दूसरा एग्जाम्पल AB का होल थ्राइस से ले रखा हमने, यहाँ देखिए नंबर ऑफ GI 2, क्योंकि दोनों देखिए डिफरेंट टाइप्स में आ रही हैं, ग्रुप बन AB के रूप में, तो ये क्या हो गए, BA AB, यानी 2 ग्रुप बन गए हमारे पास। तो नंबर ऑफ GI कितनी होगी, 2, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एक के पास एक डी रोटेटरी, एक लिवो रोटेटरी, दूसरे में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, 2 + 2 टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ GI कितनी है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी बन रही है इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं। ये भी उसी का है। ऑक्टाहेड्रल में ये केस हमने एक और लिया है, MA4B2 वाला, वही ग्रुप फॉर्म बनाना आपको, पहले ग्रुप बनाने के पश्चात आपको पता चलेगा ग्रुप अगर सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो GI कितनी बन रही है आपकी। तो नो ऑप्टिकल एक्टिव होगा जब एक से ग्रुप आ रहे हैं, ये वाले AA तो एक जैसे ग्रुप बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नो ऑप्टिकल एक्टिव, केवल क्या होगा, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो करेंगे। MA3B2C का देखिए यहाँ पे ग्रुप बनाए हैं, A तीनों आ गए, AA AB BC, एक ग्रुप बन गया।
दूसरा ए सी बी बी, तीसरा ए बी और बी सी। तो यहाँ पे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए आपके 3, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव दिखाया है। इसको क्यों दिखाया ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये आप इसमें देख सकते हैं। ए बी ग्रुप जो है दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसलिए मैं ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा। Ma3B3 में अगर हम देखें तो देखिए ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, बी ग्रुप, दूसरा ए बी ग्रुप, ए बी ग्रुप। तो यहाँ पे GI तो कितनी बन गई, 2, सेम ग्रुप, सो ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ए ये सेम ग्रुप आ गया, ये ए बी सेम ग्रुप। तो जहाँ पे भी सेम ग्रुप आ रहे हैं वहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। GI अपन दिखाएंगे उसके अंदर कि ये GI इसके अंदर पाई जाएगी। 6th केस हमने लिया यहाँ पे Ma3BCD का। तो यहाँ पे कितने ग्रुप बन सकते हैं, ABCD, AA AD AC। तो आप 1 by 1 चल लीजिए, फिर AB को ले लीजिए, AC, फिर AD, फिर AA AD और BC। इस प्रकार से टोटल कितने बन गए हमारे पास, GI 1 2 3 4 बन गए। अब ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि एक सेम ग्रुप आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ AB AC AD कोई सेम ग्रुप नहीं है, यहाँ पे AA फिर सेम ग्रुप आ गया। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों में सेम ग्रुप हैं, तो वहाँ पे ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन 3 नंबर के अंदर आप देखिए AB AC AD सब डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा और लिवो रोटेटिव और डेक्स्ट्रो रोटेटिव दिखाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, 2 बनेंगे, लिवो डेक्स्ट्रो। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव में 3 बन हैं और टोटल हमारे पास कह सकते हैं हम 5, 1 2 3 ये और 2 इसकी बने, टोटल क्या आ जाएगी, 5 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आइसोमेरिज्म को देख पाएंगे। थैंक यू।